हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जो लेक्चर हम कंडक्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA से संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं साथियों। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किए हुए इस चैनल पर, तो उसमें हमने MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, बट आज की इस लेक्चर में हमने वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है अपने इस लेक्चर में। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पर अपने उन सभी नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हुए, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और उससे लाभ ले सकें। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज के इस लेक्चर का कि सर्वप्रथम विश्व में फसलों की खेती कब शुरू की गई थी। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी और खेती बाड़ी की शुरुआत कब प्रारंभ कर दी गई थी। तो 7500 ईसा पूर्व में। और इस समय जो सबसे पहले जो फसलें थी वो गेहूं और जौ थी, वो जो आप नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो खेती बाड़ी की शुरुआत की गई, यानी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत हुई 7500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। 7500 ईसा पूर्व में कृषि की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व में कौन सी फसल प्रारंभ की गई थी, यानी कौन सी क्रॉप थी जिसको सबसे पहले जो है कल्टीवेट करना प्रारंभ किया गया था। तो गेहूं और जौ, ये फसलें हैं, इन्हीं के प्रमाण मिले हैं सबसे पहले। तो गेहूं और जौ आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल का आविष्कार कब हुआ था। तो यानी कल्टीवेशन वाले जो टूल्स जो इस्तेमाल करने प्रारंभ किए गए, जिसमें हल प्रमुख रूप से, तो हल का आविष्कार कब किया गया। जुताई करने के लिए जो हल इस्तेमाल किए जाते थे, तो इसके प्रमाण कब मिले हैं। तो साथियों, इसके प्रमाण मिले हैं 2009 से ईसा पूर्व में। हल का जो आविष्कार माना जाता है वो 2009 ईसा पूर्व माना जाता है। आयरिश अकाल कब पड़ा। आयरिश फेमाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आयरिश फेमाइन यानी आयरलैंड का जो अकाल पड़ा था, ये 1845 ईस्वी में पड़ा हुआ था। 1845 ईस्वी की बात करें ना कि ईसा पूर्व की, तो 1845 ईस्वी में आयरिश अकाल पड़ा था। आयरिश अकाल का कारण क्या था। जो आयरिश फेमाइन थी, आयरिश अकाल था, इसका क्या कारण था। तो साथियों, इसका कारण था आलू में होने वाला एक प्रमुख बीमारी, आलू का एक फंगल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जिसे बोलते हैं। तो आलू में पछेती झुलसा जो रोग होता है, इसके कारण ये जो है इस रोग प्रकोप के अचानक से फैल जाने से, यानी महामारी रूप में फैल जाने से आयरलैंड की जो क्रॉप थी वो बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो गई, और जिससे जो है भूखमरी की एक नौबत आ गई और बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। ठीक है, और वहाँ की काफ़ी ज़्यादा आबादी समाप्त हो गई। इसे हम आयरिश अकाल या आयरिश फेमाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान IMD का मुख्यालय, सर्वप्रथम मुख्यालय कहाँ था। तो IMD का मुख्यालय टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। कोलकाता में था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी रहा, अब नई दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान का सर्वप्रथम मुख्यालय था, तो सबसे पहले कोलकाता में था। 1975 में शिफ्ट हुआ, जो है महाराष्ट्र ला गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है। तो अभी लेटेस्ट जो है, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। भारत में कौन सी फसल पर पहली केंद्रीय कमेटी बनी थी। तो केंद्रीय कमेटी बहुत सारी क्रॉप्स पर बनी हुई हैं। तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट जो सेंट्रल कमेटी थी वो किस क्रॉप पर थी। तो साथियों, ये कपास पर बनाई गई थी। फर्स्ट जो कमेटी थी वो कपास पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वर्तमान में जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ये उड़ीसा राज्य के कटक नामक स्थान पर है। तो कटक उड़ीसा में जो है आपका CRRI, जिसे हम आप इस समय किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी NRRI के नाम से जानते हैं। ये साथियों कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी कब बनी। तो साथियों, जो कपास पर कमेटी बनी थी ये 1921 में बनी थी। केंद्रीय कपास कमेटी जो बनी थी, जो सेंट्रल कॉटन कमेटी बनी थी, वो 1921 में इस्टेब्लिश की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम या पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई थी। तो साथियों, 1960 में की गई थी। फर्स्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। और साथियों, ये उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पंतनगर नाम का स्थान जो है, पंतनगर जो है 1960 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीज निगम नेशनल सीड कारपोरेशन, भारतीय बीज निगम की स्थापना कब हुई। साथियों, 1963 में हुई। नेशनल सीड कारपोरेशन 1963 में इस्टेब्लिश किया गया। अगला प्रश्न है, अधिक उपज वाली किस्में यानी हाई यील्ड वैरायटीज़ जो है, ये एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। इसको कब शुरुआत किया गया था। तो 1966 में इसको शुरू किया गया था। अधिक उपज उगाओ, ये जो कार्यक्रम था 1966 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसे घोषित किया गया है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष 2024 को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं, और 16 अक्टूबर को मनाते हैं। खाद्यान्नों की न्यूनतम मूल्य को समर्थन सिफारिश देता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है वो कौन देता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP के नाम से आप जानते हैं। CACP के नाम से इसे आप जानते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में केंद्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे आप CACP के नाम से जानते हैं, ये MSP को समर्थन करता है या उसको सिफारिश करता है या उसको रिकमेंड करता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों इंद्रधनुष क्रांति ये एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर से रिलेटेड है, और ये जो रिवोल्यूशन वाला जो आपका पॉइंट है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियों को आप पढ़ते हैं, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशंस में आएगा, देखने को मिलेगा। तो कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं उसको आपको याद होना चाहिए। जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है? तो व्हाइट रिवोल्यूशन आपका जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन आप खाद्यान्न उत्पादन को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद प्रोटीन रिवोल्यूशन क्या है? तो प्रोटीन दलहन से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे जो है आपका ऑयल सीड जो रिवोल्यूशन, या कह सकते हैं इसे हम येलो रिवोल्यूशन क्या समझाते हैं, तो येलो रिवोल्यूशन आपका ऑयल सीड क्रॉप से संबंधित है। फिर आप जो है ब्राउन की बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। राउंड की बात करेंगे तो ये पोटैटो से रिलेटेड है। फिर आप पिंक की बात करेंगे तो ये प्रान या झींगा जिसे आप कहते हैं, और ऑनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड की बात करेंगे तो टोमेटो से रिलेटेड है। और इस तरीके से बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। गोल्डन की बात करेंगे तो गोल्डन आपका जो है फ्रूट और आपका जो हनी से रिलेटेड है। और इसी तरीके से बहुत सारी क्रांतियाँ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना गुड़गांव में 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो बाउल ऑफ शुगर केन किसे माना जाता है? तो साथियों बहुत सारे साथियों को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर प्रदेश को बाउल ऑफ शुगर केन के नाम से जाना जाता है, शक्कर का प्याला या बाउल ऑफ शुगर भी कह सकते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो आपका मैसूर में स्थित है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो साथियों भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में, अभी हमने बताया था, ऊपर प्रश्न को पढ़ा था, पंतनगर में उत्तराखंड में, ठीक है। और ये इस यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि आपका पंतनगर उत्तराखंड में स्टैब्लिश है। अगला प्रश्न है, पहले ये उत्तर प्रदेश का ही खंड था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत यूरिया के मामले में कितने प्रतिशत आत्मनिर्भर है? तो साथियों भारत यूरिया के मामले में 78 से लेकर के 80% जो है आपका सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर बना जाता है। अगला है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है, चीन का है, तो दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है, दूसरा स्थान माना जाएगा सब्जी उत्पादन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों महाराष्ट्र जो है, भारत में महाराष्ट्र जो राज्य है ये प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो साथियों दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। ये आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है? तो साथियों वो है उत्तर प्रदेश है। दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है, तो लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है लोन उपलब्ध कराता है, तो साथियों भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो साथियों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों असम को माना जाता है। चाय के मामले में असम जो है सबसे बड़ा जो है उसका जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो साथियों पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल में सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। सूर्य से आने वाली कुल विकिरण का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों वो है आपका पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर से जो टोटल रेडिएशन होती है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है उसको मेज़र किया जाता है पायरेनोमीटर से। अगला प्रश्न है, तंबाकू का बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? तो साथियों तंबाकू का जो बीज है इसको 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डेप्थ रखी जाती है सीड सोइंग करते समय टोबैको की, तंबाकू की। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का pH मान कितना होता है? 6 से 8 माना जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित की गई थी? इसको कब स्टैब्लिश किया गया था?
1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो एग्रोनॉमी जो टर्म है ये साथियों किस भाषा का टर्म है? एग्रोनॉमी साथियों, ये एग्रोनॉमी जो है आपका जो टर्म है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उद्दीपक फसल का उदाहरण है। तो उद्दीपक स्टिमुलेंट जो क्रॉप्स होती हैं, तो साथियों कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट क्रॉप है। हरा सोना के नाम से जाना जाता है, या हरा सोना किसे कहा जाता है? तो साथियों चाय को, टी को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है। तो साथियों धान जो है सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स मानी जाती है। धान है, गन्ना है, ठीक है, कपास है, सब चीज़ क्रॉप्स हैं जो है आपका ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें होती हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। तो साथियों प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है आपका एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? प्रोटीन के। अगला प्रश्न है, मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की गई थी। मेंडल का जो नियम थे, मेंडल के जो हेरिडेटरी लॉ थे, इनको खोजा था 3 वैज्ञानिकों ने, हुगो de Vries, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों एनिमल किंगडम जो जंतु जगत का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, इन सब के जो जनक माने जाते हैं अरस्तु माने जाते हैं। विज्ञान के भी हैं, साइंस के, बायोलॉजी के, ठीक है, और जूलॉजी के, इनके जो फादर माने जाते हैं अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स कह सकते हैं, या नोमेनक्लेचर वर्गीकरण का जनक, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्वि नाम पद्धति का जनक माना जाता है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो फ्लावरिंग होता है उसे किस एक टर्म यूज किया जाता है उसके लिए? तो साथियों उसके लिए एरोइंग टर्म यूज करते हैं। गन्ने में जो पुष्पक्रम निकलता है तो उसे एरोइंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व है। तो साथियों गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए अधिक प्रयोग से कौन से कीट का प्रकोप बढ़ जाता है? अब ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो कौन सा जो है इंसेक्ट है जो है अटैक करने लगता है या इसका प्रकोप बढ़ जाता है? तो पायरिल्ला जो इंसेक्ट होता है इसका प्रकोप बढ़ जाता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। तो साथियों ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो साथियों ग्लाइकोलिसिस जो रिस्पिरेशन का जो शुरुआती जो चरण होता है, इसमें जो है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल, एक अणु का जो है ब्रेक डाउन होता है और लास्टली जो है आपका 2 पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं। तो पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल दो पायरुविक अम्ल बनते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो साथियों गेहूं में जो दीमक होता है, जो टर्माइट जिन्हें आप कहते हैं, टर्माइट गेहूं की फसल का बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है। टर्माइट जो है आपका गेहूं की फसल में सबसे खतरनाक रोग नहीं भाई, इंसेक्ट माना जाता है। तो टर्माइट जो है गेहूं की फसल का सबसे ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट माना जाता है। तो टर्माइट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 51 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो जल्द ही हम कुछ नए लेक्चर के साथ या कह सकते हैं नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जो भी पुराने लेक्चर हैं आप उनको रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।